मैकेनिकल इंजीनियर, ये वर्ड अपने आप में बहुत ही पावरफुल वर्ड है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टडी करी है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो ना सिर्फ आपको पावरफुल नॉलेज मिलती है, ना सिर्फ आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिलती है, बल्कि इसके अलावा आपको करियर के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहां पर मैकेनिकल इंजीनियर की नीड बहुत ज्यादा होती है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, मतलब कुल मिलाकर अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपके करियर की अपॉर्चुनिटी किस किस फील्ड में आएंगी, किस किस जगह पर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्क कर सकते हैं, आपका रोल क्या होता है, एक मैकेनिकल इंजीनियर का रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना क्या होता है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होती है, जॉब की प्रोफाइल, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का एक्चुअल रोल क्या होता है, किस किस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ जेई या एई, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देख के जाइएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के करियर गाइडेंस के बारे में कि जॉब की प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी क्या मिलती है, रोल और फंक्शंस क्या होते हैं और फ्यूचर स्कोप मैकेनिकल इंजीनियर का क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में मैकेनिकल इंजीनियर्स का क्या रोल है। सो व्हाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चुनना क्यों जरूरी है आपके लिए। देखिए बेटा, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो बल्क में हायर करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर को। अगर आपने देखा हो तो चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट हो या एसएससी का डिपार्टमेंट हो या पीएसयूज हो जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, एनपीसीआईएल हो या फिर बीएचईएल हो या फिर एचपीसीएल हो, बहुत सारी कंपनीज मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करती हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं करियर के फील्ड में। तो गवर्नमेंट में अगर मैं रोल देखूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में और पीएसयूज में आपका रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं डिपार्टमेंट में, तो यहां पर रेलवे है, सीपीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा आपको डिफेंस रिसर्च मिलेगा, इसके अलावा आपको एसएससी मिलेगा, एचपीसीएल, बहुत सारी चीजें आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीएसयूज के सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अगर मैं देखूं तो ओएनजीसी है, बीएचईएल है, एनटीपीसी है, इसके अलावा आईओसीएल है, इसके अलावा बीएचईएल है, बहुत सारी पीएसयूज ऐसी हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं, सीआईएल है। अब यहां पर हम देखते हैं कि और आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो जॉब की जो प्रोफाइल है और डेजिग्नेशन, हम ये देखेंगे कि जॉब की प्रोफाइल मैकेनिकल इंजीनियर की क्या होती है और डेजिग्नेशन क्या क्या आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब से। अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो टीयर 1 में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा या जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा वो यूपीएससी ईएससी यानी कि जिसको आप आईईएस बोलते हैं, वो एग्जाम अगर आप देते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं। या गेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं या फिर डीआरडी और इसरो का एग्जाम आप देते हैं, जो डेजिग्नेशन आपको मिलती है जब आप यूपीएससी ईएससी क्वालिफाई करते हैं या गेट क्वालिफाई करते हैं, तो आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट मिल सकती है या फिर साइंटिस्ट या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, जो कि ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट की जॉब होती है। काफी अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है, आपका रुतबा अच्छा होता है और आपका स्टेटस अच्छा होता है, आपको सैलरी अच्छी मिलती है और आपकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी होती है। इसके अलावा अगर मैं टीयर 2 की जॉब की बात करूं जो सुपरवाइजरी कैटेगरी में आती है, जिसमें एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये सब एग्जामिनेशन आते हैं, तो यहां पर जेई की पोस्ट आपको मिलती है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको मिलती है, जो कि ग्रुप बी की नॉन गस्टेड जॉब होती है। यहां पर आपको सैलरी के अलावा बहुत सारी पर्क्स, बेनिफिट्स, मेडिक्लेम्स, उसके अलावा अगर आप रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो आपको कई बार बहुत सारी फैसिलिटीज रेलवे की तरफ से मिल जाती हैं या फिर एसएससी की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं। अगर मैं टीयर 3 में आऊं तो टीयर 3 में आप देखें तो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर देते हैं। तो ये ग्रुप सी की बेसिकली जॉब होती है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट आपको मिलती है या सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट आपको मिलती है। तो ये मैं बात कर रहा हूं अभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब्स के बारे में, जहां पर आपको डाइवर्स अपॉर्चुनिटी करियर की मिलती है, अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको मिल जाती है, स्पेशली अगर मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करूं। इसके बाद अगर मैं फंक्शंस और रोल की बात करूं कि आपके जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसको आप पीएसयूज बोलते हैं, उस सेक्टर में, तो आपका जो की रोल होता है, आपका जो मेन फंक्शन होता है, वो डेस्क की जॉब नहीं होती। आपको यहां पर डेस्क की जॉब परफॉर्म नहीं करनी है, आपको कई बार आपको फील्ड वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, कई बार आपको मेंटेनेंस, ऑपरेशन और मैनेजमेंट संभालना पड़ता है। जैसे
अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में जाते हैं, जैसे एमईएस है या एनटीआरओ है या बीआरओ है या सीडब्ल्यूसी है, तो वहां पर आपको डेस्क की जॉब ज्यादा नहीं मिलती है, आपको बेसिकली मेंटेनेंस, ऑपरेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब या फिर फील्ड से रिलेटेड जॉब आपको मिलती है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो फंक्शन एंड रोल्स बाय सेक्टर अगर हम देखें तो यहां पर मैकेनिकल इंजीनियर इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स आर लेस अबाउट डेस्क डिजाइन एंड मोर अबाउट मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि ये समझ लीजिए कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर बिना मैकेनिकल इंजीनियर के उनका काम चल ही नहीं सकता। जैसे बीएचईएल, जब बीएचईएल टरबाइन बनाती है तो वहां पर मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत जरूरी काम होता है। पूरी प्रोडक्शन यूनिट मैकेनिकल इंजीनियर के दम पे चलती है। रेलवे, कैरेज एंड वैगन हो, मैकेनिकल इंजीनियर के दम पे चलता है। तो मैकेनिकल इंजीनियर होना अपने आप में पावरफुल अचीवमेंट है एंड बहुत ज्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज भी आपको अलग अलग फील्ड में मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवेज में, अब सबसे लार्जेस्ट जो रिक्रूटर है इंजीनियर्स का, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या कोई भी हो, सबसे जो लार्जेस्ट इंजीनियर रिक्रूटर है, मैं यहां पर स्पेशली मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, वो है इंडियन रेलवे। आपने देखा होगा कि आरआरबी के फॉर्म हर साल आते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन का हो या सीएमए का हो या जेई का हो, अलग चाहे वो एएलपी का हो, तो हर साल नियरली रेलवे ठीक ठाक अमाउंट में पोस्ट को निकालता है। यह बात अलग है कि 2024 से पहले कुछ साल तक वैकेंसीज रुक गई थी, लेकिन अक्सर हर साल आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे 2024 में भी वैकेंसी आई, 25 में भी आई और 26 में भी वैकेंसी आने वाली है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो रोलिंग स्टॉक हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। तीन मेन डिपार्टमेंट की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। वैसे डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, बट मैं मेन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं यहां पर। तो अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस में, तो मेंटेनेंस ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इसके अलावा कोचेस के मेंटेनेंस, रिपेयर और वैगन्स के शेड्स और वर्कशॉप। तो यहां पर आपको मेन प्राइम काम मिल सकता है, जहां पर आपको सुपरवाइज करना है, जहां पर आपको इन्वॉल्व होना है काम में। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, अट्रैक्टिव सैलरी भी आपको मिलती है। इसके अलावा ऑपरेशन में अगर मैं देखूं तो एंश्योरिंग ट्रेन्स आर फिट टू रन। आपको यह भी देखना है कि जो ट्रेन है, अब ट्रेन के चलने से पहले ट्रेन के अलग अलग पार्ट्स को हम सुपरवाइज करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप इस बात का इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये जो ट्रेन है वो चलने के लिए फिट है, तो ना सिर्फ आप अपनी कंपनी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बल्कि देश जो कंट्री है उसमें भी आप एक बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप बड़े एक्सीडेंट को बचा रहे हैं अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर हैं तो। इसके अलावा मैनेजिंग ब्रेकडाउन क्रूज ड्यूरिंग एक्सीडेंट, तो ये सब भी आपको हैंडल करना होता है अगर आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सुपरवाइजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन्स एंड कोचेस। अब आप इंजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंजन के अलग अलग पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये सब भी आपको सुपरवाइज करना होता है। कुल मिलाकर आपको एक पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इसके अलावा जैसे इंटीग्रल कोच है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, तो अगर आप यहां पर काम कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि जहां पर इंजन की या इंजन के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप उसको सुपरवाइज करिए और उसमें इन्वॉल्व रहिए। यानी कि कुल मिलाकर आपको एक अच्छा स्कोप आपको यहां पर मिल जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे सीपीडब्ल्यूडी की या एमईएस की, जिसको आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते हैं, अगर आपको इसमें एज अ जेई ज्वाइन करना है तो आपको एसएससी जेई का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। इसके अलावा एचवीएसी और इलेक्ट्रिकल की फील्ड में अगर मैं देखूं, मतलब सीपीडब्ल्यूडी एमईएस में अगर मैं देखूं, और इसी में अगर मैं एचवीएसी और इलेक्ट्रिकल का काम अगर आपको देखना है तो डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट, फायर सेफ्टी सिस्टम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स एंड डिफेंस कंटोनमेंट्स, तो आपको यह काम भी संभालना पड़ता है। इसके अलावा टेंडरिंग, कई सारे टेंडर निकलते हैं सीपीडब्ल्यूडी में, वो भी आपको सुपरवाइज करना होता है। प्रिपेयरिंग बजट एस्टिमेट एंड मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, जो भी इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, खरीदारी हो रही है, उसके लिए आपको एक डेटा भी आप तैयार करते हैं कई बार, और कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करते हैं कि कैसे टेंडर पास होगा, तो वो सब आपको सुपरवाइज करना पड़ता है। कुल मिलाकर आपकी जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर हैं। देखिए बेटा, किसी भी फील्ड में स्कोप ज्यादा या कम हो सकता है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि मैकेनिकल में बहुत स्कोप है, कुछ बच्चों को लगता है स्कोप कम है, लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए स्कोप की कमी कभी नहीं होगी, आपके लिए वैकेंसीज की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप टाइम पास करेंगे तो आपको किसी भी ब्रांच में कोई स्कोप नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा मैं थर्ड बात करूं तो पीएसयूज की बात करूं, बहुत बड़ी बड़ी पीएसयूज, यहां पर तो कुछ ही पीएसयूज का मैंने नाम लिखा है। एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गई, बीएचईएल है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, बहुत सारी, सीआईएल है, बहुत सारी पीएसयूज है, बीईएल है ना, बहुत सारी ऐसी पीएसयूज हैं जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बल्क में रिक्रूटमेंट होता है। सबसे अच्छी जॉब आपको मिलती है पावर प्लांट में,
अच्छी इन द सेंस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप एक पावर प्लांट में जॉब कर रहे हैं। सो पावर प्लांट में जैसे एनटीपीसी है तो ऑपरेशन ऑफ टरबाइन, बॉयलर एंड थर्मल सिस्टम का ऑपरेशन आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ओएनजीसी में है तो ऑयल एंड गैस जहां पर एक्सप्लोर होता है, जहां पर उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। सो ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी या आईओसीएल की बात करूं तो मेंटेनेंस ऑफ ड्रिलिंग रिग्स, पाइपलाइंस एंड रिफाइनरीज, ये सब आपको मेंटेनेंस आपको देखना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है जहां पर टरबाइन की ब्लेड्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं या टरबाइन मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जैसे बीएचईएल है तो डिजाइन एंड बिल्डिंग हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके कुल मिलाकर आपको अलग अलग फील्ड में डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं डिफेंस और स्पेस की बात करूं तो इंडिया के दो सबसे जो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस की बात करें या स्पेस की बात करें तो डीआरडीओ हो या फिर इसरो हो, अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं तो आपकी रेपुटेशन आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक साइंटिस्ट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी रेपुटेशन कितनी होगी। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो सराउंडिंग होती है, आपका जो एनवायरमेंट है डीआरडीओ या इसरो में, वो एक बेहतरीन एनवायरमेंट है। आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं जो इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं, जो इंडिया को बनाने में, इंडिया का फ्यूचर शेप करने में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप उनके साथ आपका उठना बैठना है, उनके साथ आप हमेशा लगे हैं, तो एक उड़ान दे सकते हैं आप भारत को, एक उड़ान दे सकते हैं आप देश को, अगर आप इन दोनों संस्थाओं में काम कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं रोल की बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है या स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। फंक्शन आपका क्या हो सकता है, डिजाइनिंग मिसाइल्स कंपोनेंट, मिसाइल के कंपोनेंट आपको डिजाइन करने पड़ सकते हैं, या एयरक्राफ्ट इंजन या फिर सैटेलाइट की मैकेनिज्म आपको देखनी पड़ सकती है। इसके अलावा टेस्टिंग मटेरियल्स फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस, अलग अलग मटेरियल का हम यूज करते हैं स्पेस में। कुछ मटेरियल ऐसे जो लो टेम्परेचर पे काम करें, कुछ मटेरियल ऐसे जो बहुत हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाए। तो इन सब का आपको टेस्टिंग का डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। और आप अगर एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर हैं, अगर आप एक सीरियस वर्कर हैं, एक तरह से अगर आप देखें तो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं और अगेन कंट्री के डेवलपमेंट में एक बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से दिखा रहा हूं। तो सैलरी में आपको बेसिक पे प्लस अलायंसेस मिलते हैं। अब बेसिक पे में आपको अलायंसेस जो होते हैं वो देखिए, बेसिक पे आपकी वेरी कर सकती है, हो सकता है कहीं 35,000 हो, कहीं 40,000 हो, कहीं 50,000 हो, कहीं 60,000 हो। अलायंसेस भी आपके वेरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी कि आप ग्रुप ए में आते हैं, ग्रुप बी में आते हैं, ग्रुप सी में आते हैं या फिर ग्रुप डी में आते हैं। तो यहां पर आपको डियरनेस अलायंस मिल सकता है, यहां पर आपको हाउस रेंट अलायंस मिल सकता है जिसको आप एचआरए बोलते हैं, और यहां पर आपको टीए मिल सकता है यानी कि ट्रांसपोर्ट अलायंस मिल सकता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स, प्रमोशंस, बेनिफिट्स, मेडिकल क्लेम्स, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें आपको दी जाती हैं। सैलरी का अगर ब्रेकडाउन में देखूं, एक इसका स्नैपशॉट देखूं सैलरी के ब्रेकडाउन का, तो अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग सैलरी मिलती है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं जेई से, जूनियर इंजीनियर से, ठीक है। तो बेसिक पे 35,400 के राउंड होती है, जूनियर इंजीनियर की लेवल 6 की जॉब होती है। ग्रॉस सैलरी आपको अप्रॉक्स इन हैंड जो मिलती है वो 50 से 60 के बीच में मिल जाती है। की पर्क्स जो आपको मिलते हैं, गवर्नमेंट का क्वार्टर आपको मिलता है, मेडिक्लेम आपको मिलता है, मेडिकल भी आपको मिल जाता है। तो ये एक आपको की पर्क्स यहां पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एज ए ज्वाइन, अगर आप एज एन ए ज्वाइन करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, तो आपकी बेसिक पे थोड़ी सी हाइक होती है, 44,900 यानी कि आप कुल मिलाकर रफली 45,000 बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको इन हैंड सैलरी 75 के राउंड मिल जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट व्हीकल आपको मिलती है, और कि डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका रोल क्या है। जैसे अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं और ओएनजीसी में आप एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, तो कई बार आपको वहां पर गवर्नमेंट की व्हीकल्स मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जैसे अगर आपने आईईएस क्वालिफाई किया, तो आपका जो बेसिक पे होगा वही होता है 56,000 से ऊपर। आपको इन हैंड सैलरी 1 लाख से ऊपर मिलती है, और ये तो अगर 8th पे कमीशन आ जाएगा तो ये सैलरी आपकी बहुत ज्यादा हाइक हो जाएगी। इसके अलावा आपको गजेटेड स्टेटस मिलता है, और ऑफिशियल बैंगलो भी आपको यहां पर दिया जाता है। अगर आप पीएसयू में हैं, एग्जीक्यूटिव, अगर आप पीएसयू में कोई एग्जीक्यूटिव हैं या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या डीवाईएससी हैं पीएसयूज में, जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं ओएनजीसी में, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं यहां पर मिल जाती हैं। आपकी बेसिक पे ही देखिए 50,000 से 1,60,000 तक की स्केल आपको मिलती है। इसके अलावा आपका जो सीटीसी है वो 18 लाख तक पर ईयर पहुंच सकता है। इसके अलावा आपको परफॉर्मेंस पे, कॉर्पोरेट मेडिकल, व्हीकल्स, ये सब मेडिक्लेम्स, ये सब पर्क्स यहां पर दिए जाते हैं। यहां पर मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही इंक्लूड की हैं, वैसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, बट चूंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो मैं सारी चीजें यहां पर इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं करियर ग्रोथ की बात करूं
कि आपकी हायरार्की क्या होगी, आपका करियर ग्रोथ कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ज्वाइन करते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। आपकी जो एंट्री होती है वो जेई की पोस्ट पे होती है। इसके अलावा आपको प्रमोशन जब पहला मिलता है तो आप कहीं ना कहीं असिस्टेंट इंजीनियर हो सकते हैं। 4 से 6 साल लग जाते हैं, आपके वर्क परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। एक रफली अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 4 से 6 साल आपको लग जाते हैं जेई से एई पहुंचने में। कई बार कम समय भी लग सकता है, कई बार आपको ज्यादा समय भी लग सकता है। सेकंड प्रमोशन जब आपको मिलेगा तो आप ईई बनेंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे। हो सकता है कि यहां से 5 से 8 साल आपको और लग जाए। इसके अलावा जब आपको थर्ड प्रमोशन मिलता है तो आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनते हैं, ऐसी जिसको बोलते हैं। यहां पर आपको हो सकता है कि फिर से 2 से 4 साल 5 साल लग जाएं। इसके अलावा जब आपका अगला प्रमोशन होगा तो आप चीफ इंजीनियर बनते हैं, और जब आप यहां पर पहुंच जाते हैं ना तो आपका स्टेटस काफी अच्छा हो जाता है, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, आपकी सैलरी, आपको पर्क्स, आपको सुविधाएं जो मिलती हैं वो बहुत बेहतर होती हैं। कुल मिलाकर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप अपने करियर को एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और एक बेहतरीन स्कोप आपके लिए हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में अगर इतनी सफलता आपको चाहिए, जिंदगी में अगर आपको बैंक बैलेंस मोटा चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई भी शिद्दत से करनी पड़ेगी, मेहनत से करनी पड़ेगी। कुछ अगर आपको पाना है उसके लिए कुछ आपको लगाना जरूर पड़ेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में जो मैसेज आए सैलरी क्रेडिट का वो बड़े अमाउंट का है, 5 डिजिट का है, तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आईईएस क्वालिफाई करते हैं, इफ यू ज्वाइन एज एन आईईएस ऑफिसर, ग्रुप ए की जॉब जो है, तो यू स्टार्ट डायरेक्टली एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो डायरेक्टली आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से ज्वाइन करते हैं एंड कैन राइज अप टू डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो यहां पर आप बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं या डायरेक्टर जनरल भी हो सकते हैं। तो ये प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। आई थिंक इंडिया में ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी एंट्री की जॉब है, यानी कि जहां पर आप एज एन इंजीनियर, एज एन ऑफिसर अपना करियर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल की जॉब है क्योंकि यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये मैंने बात किया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की और पीएसयूज की। इसके अलावा अनलिमिटेड आपको प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्राइवेट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी प्राइवेट, चाहे वो बड़ी कंपनी से अगर मैं बात करूं तो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जर्मन की बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो BMW हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो इंडिया में बात करूं मारुति हो, या बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की फील्ड्स हैं, या फिर टाटा हो, जिंदल हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सैलरी का पैकेज भी मिल जाता है। मैंने कई ऐसे मेरे दोस्त प्राइवेट कंपनी में हैं जो काफी साल से मैकेनिकल में जॉब कर रहे हैं, जिनका जो सीटीसी है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के अराउंड पहुंच चुका है। तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपका फ्यूचर उसको बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप दिमाग में इस बात को मत डालिए कि मैकेनिकल में जॉब्स कम हैं। जॉब्स उनके लिए कम हैं, अपॉर्चुनिटी हमेशा उसके लिए कम होती है जो युद्ध में जाता ही नहीं है। जो युद्ध में जाता है वो या तो लड़ता है, या तो जीतता है, या तो मरता है। तो अपॉर्चुनिटी हमेशा उसके लिए पर्याप्त होती है जो कोशिश करता है, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तभी आप यहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लिथार्जिक हैं, अगर आप लेजी हैं, अगर आप काम नहीं करना चाहते, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। फिर आप प्राइवेट कंपनी में आपको वही 10 से 8 हजार की जॉब मिलेगी। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को अभी इंप्रूव करिए ताकि आप ये सारी सुविधाएं ले सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए बेटा, आप अगर एजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब चूंकि अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर चाहिए, क्योंकि क्लॉसियस का नियम हमेशा कहता है थर्मोडायनामिक्स में कि अगर आपको लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना है तो आप बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के नहीं जा सकते। तो ये एक्सटर्नल इनपुट जो आपको मिलेगा वो यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप ए या जेई बनना चाहते हैं और इन सारी सुविधाओं का और पक्ष का फायदा उठाना चाहते हैं, तो एजेई में आपको मिल रहा है यहां पर एक बेहतरीन डिजाइंड कोर्स जो कि आपके लिए ए और जेई के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस पर्टिकुलर एजेई के कोर्स में आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, आप मोर देन 15-20 प्लस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। यहां पर आपको ये 4499 में दिया जा रहा है। 6 महीने की वैलिडिटी आपको दी जाएगी सारे एजे के कोर्सेज पे, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक इसके साथ आपको फ्री दी जाएगी। 4499 प्राइस है। आइए इस प्राइस को थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं। कोड यूज करते हैं आर मिश्रा, RMISHRA, ये कोड यूज करते हैं और देखते हैं आपको ये कितने में मिल रहा है। तो आई थिंक आपको ये
जस्ट अ सेकंड। कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये 4056 में मिलना चाहिए, ठीक है, तो उतने में आपको ये मिल जाएगा। आप एक बार चेक करिएगा, थोड़ा सा कुछ इसमें हमें भी एरर आ रही हो तो आपको 4056 में ये मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शेयर करिएगा और इस एजे के सब्सक्रिप्शन से आप जरूर जुड़ें अगर आपको ये सब सारे सपने साकार करने हैं। बाकी वीडियो के नीचे अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए इस तरह से मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके ये चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है आप मुझसे वहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्राउड टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर। थैंक यू सो मच।